चिल्ड्रन, आज आपके पाठ्य पुस्तिका से कुछ प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पुनः एक बार पढ़ाए गए पाठों में से जो क्वेश्चन है विशेष, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी सुनेंगे ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर सरल हो जाए। प्रीति मोगा ने बच्चों के लिए अपना संदेश किस प्रकार दिया? कुछ जो क्वेश्चन ज्यादा ही विशेष लगते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पुनः आपके लिए किया है। तो देखिए वो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, प्रीति मोगा ने बच्चों के लिए अपना संदेश कैसे दिया? यानी क्या विशेषता बताई, बच्चों को क्या बात बताई उन्होंने? प्रीति मोगा ने बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का संदेश दिया। सबसे पहले कहा बच्चों को कि हमेशा सच्चाई और ईमानदार से रहना है। वे कहती है कि हर काम सच्चाई, ईमानदारी और खुशी से करना चाहिए। काम के अंदर अगर चाव से कोई भी काम नहीं करोगे, यहाँ तक कि आपके खाने का भी काम, भोजन को भी आप चाव से नहीं करोगे तो वो भोजन आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगा। उसी तरह से जीवन के अंदर कोई भी काम को करने के लिए हमें पहले रुचि रखना है। जब तक रुचि और खुशी से नहीं करेंगे तो उस काम में हमको कामयाबी प्राप्त नहीं होगी। इस बात का सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बच्चों को नोट करवाया। हम खुशियों का हाथ पकड़ेंगे तो वो मिलेगी, क्योंकि जब हम कुछ विषय को लेकर उसमें करने की इच्छा रखेंगे तभी वो काम में हमको सफलता मिलेगी। हमने उसमें कुछ नहीं करना है किसी के डर के, मम्मी के डर से, अध्यापक के डर से, पापा के डर से, या पढ़ना है बल्कि पढ़ रहे परीक्षा के डर से, ये सब भावना रखकर अगर पढ़ोगे तो आप उसमें कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसका आप ध्यान में रखिए। हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलना, हकीकत यानी सच्चाई में। प्रत्येक जगह व स्थिति से कुछ सीखना चाहिए। सबसे हमें सीखना बंद कर देते हैं, वहीं से हमारा अंत आरंभ हो जाता है। हमेशा ये करना है कि मुझे कुछ सीखना है। अगर ऐसा करेंगे तभी हम अपने काम में कामयाबी होंगे। जब हम सीखना बंद कर देंगे, हमारे पास प्रौढ़ता आ जाएंगी, मुझे सब आता है, तो उस समय आपसे आपका जो ज्ञान है वो अपने आप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसीलिए कभी भी झुक कर चलो। पेड़ को देखते हो आप, जो अकड़ी हुई है वो इसमें कठोरता है, और जो टहनी मुड़ी हुई है उसमें नजाकत है। बस यही हमारे जीवन में भी होना चाहिए। प्रत्येक जगह में स्थिति से कुछ सीखना चाहिए। जब से हमने सीखना बंद कर दिया, वही से हमारा अंत आरंभ। आप देखो, प्रकृति की एक एक चीजें हमको ज्ञान देती है, एक एक चीजों से हम सीखते हैं। चांद और सूरज से भी आप लोगों को कविता में कितनी बार बताया, जगना और जगाना सीखो, और तारों से टिमटिमाते हुए मुस्कुराना सीखो। सूरज क्या करता है, हमको जगाता है। चांद क्या करता है, हमको शीतलता प्रदान करता है। और तारे हमारे जीवन में सुंदरता को भाव भरता है। तो ऐसे ही हर एक चीज से हमें कुछ न कुछ सीखना बंद कर देंगे तो हमारा अंत आरंभ हो जाता है। वे कहती है ये सब बच्चों के लिए, कि बच्चों को कभी भी जीवन में ये नहीं सोचना कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। वे कहती है कि विकलांग बड़े स्वाभिमानी होते हैं। विकलांग यानी अपाहिज।
उनका कहना है कि विकलांग बड़े स्वाभिमानी होते हैं, उनमें स्वयं आगे बढ़ने की इच्छा होती है। स्वाभिमानी यानी अपने आप पर डिपेंड रहते हो, वो नहीं चाहते कि मैं किसी के ऊपर कुछ करूं। और स्वाभिमानी व्यक्ति ही आगे कदम बढ़ा सकता है, अभिमानी व्यक्ति नहीं। जिसके अंदर स्वाभिमानी है तो वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो चाहे विकलांग हो चाहे कैसा हो। मेहनत करने वालों को सफलता अपने आप मिलती है। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की सफलता कदम चूमती है। ये भी आपने कभी सुना होगा। मेहनत करने वालों को सफलता अपने आप मिलती है। आज नहीं तो कल देर जरूर होती है, पर हमें निराश नहीं होना चाहिए। ये हमारी कल प्रीति मोगा जी उन बच्चों को प्रेरणा दे रही है। उनमें स्वयं आगे बढ़ने की इच्छा होती है। काम में एक अद्भुत शक्ति है। अब देखिए, काम करते रहो तो अपने आप स्वस्थ हो जाओगे। हमारा स्वस्थ होना अपने आप को काम में लगाना, ये अपना अनुभव ध्यान रखना। यदि हम काम करने में सुख समझे तो सफलता स्वयं हमारे कदम चुमेगी। कभी वो व्यक्ति का काम याद नहीं होगा। हाँ, हमारा काम सही होना चाहिए, वो हमारे और समाज की भलाई के लिए ऐसा काम। अब आपने सोचा, अध्यापक ने कह दिया काम करना चाहिए, कुछ भी काम करो, तो कुछ भी काम करेंगे आप, सोएंगे नहीं, कुछ भी करेंगे। काम में भी आपका वो काम होना चाहिए जिससे आपको सही सार्थक निकले। खेलना मैं खेल रहा हूँ, आप बोल रहे खेलते रहो, काम करते रहो, मैं खेलने का काम कर रहा हूँ। नहीं, जिस काम के से कुछ सार्थकता होती है, किसी को कोई उसका फल की प्राप्ति होती है, आपके जीवन में कोई प्रकाश की लौ उत्पन्न होती है, ऐसे काम करिए। और हमारे समाज के लिए, हमारे और समाज की भलाई के लिए हमें ये सब करना चाहिए। इसीलिए बच्चों को बताया कि जीवन में कभी निराश मत हो, काम करते रहो, हर काम खुशी से करो, ताकि आपको अपने काम में हमेशा कामयाबी प्राप्त होगी और आप मंजिल दर मंजिल आप आगे ही बढ़ते रहोगे। यही संदेश प्रीति मोगा जी ने बच्चों को अपने इस प्रश्न के उत्तर में दिया था। यानी बच्चों को किस प्रकार प्रोत्साहन मिलना चाहिए। एक क्वेश्चन हमारे अपठित में कंपलसरी आता है, आपको अपठित के भी प्रश्न। गुड़ियों का त्योहार पाठ के मुख्य पात्र वेंकट राव की चालाकी से आपको क्या सीख मिलती है? क्या चालाकी की आप लोग उसको जानते हो? अपने आप को वो होशियार समझा, लेकिन उससे भी बढ़कर दुकानदार उससे भी ज्यादा क्या हुआ कि होशियार निकला। उसने क्या कहा कि तू शेर तो मैं सवा शेर। उसने सोचा कि मैं ऐसे गुड़िया मंगा लूं कि मुझे बिना पैसे खर्च करे मेरे बच्चों के लिए नई गुड़िया आ जाएंगी। और इसी बात को लेकर वह अगर चालाकी की तो आपको क्या सीख मिलने को। वेंकोजी एंड सन्स कंपनी के मालिक के अंतिम पत्र के माध्यम से लेखक को पता चल गया कि अब गुड़िया नहीं आएंगी। अब तक तो वो सोचा था कि पत्र आ रहे हैं तो गुड़िया भी आ जाएंगी, लेकिन जब उसे पता चला कि अब गुड़िया नहीं आएंगी तो उसकी चालाकी उल्टी पड़ गई। उसने इतने प्लान बनाए थे, आप ऐसा करिए, आप गुड़िया के सैंपल भिजाइए, आपका मैं मेरे कहानी में पत्रिका में आपका नाम का मैं बहुत क्या करूंगा, आपके नाम से मैं बहुत आपकी दुकान का एडवर्टाइजमेंट करूंगा, ताकि कई लोग आपकी दुकान से वो खरीदने आए। ऐसी चाल चल के उसने 1 2 3 ऐसे कई पत्र लिख डाले। लेकिन अंतिम में उन्होंने कहा कि मुझे आपकी इसकी जरूरत नहीं है, आप आइए जरूर, लेकिन मुझे मेरा जो
है दुकान का उन्नतिशील काम, उसमें मुझे कोई आपकी आवश्यकता नहीं है। उसकी चालाकी उल्टी पड़ गई, लेखक के होश उड़ गए, उसे अपनी चतुराई पर दुख हुआ। चतुराई पर यानी मैंने इतनी चाल चली कि मैं पत्नी से कह दिया, बच्चों से कह दिया, बच्चों ने सभी जगह में कह दिया कि मेरे पिताजी इस बार नए नए खिलौने लाने वाले हैं। और उसने कहा कि पुराने खिलौने भी अपने बहन के घर भिजा दिए। उसके बाद अड़ोस पड़ोस में भी कहा कि इस बार आप जरूर आना, और यहाँ तक कि अपने सगे संबंधियों को भी उसने निमंत्रण लिख दिया कि इस बार आप जरूर इस गुड़ियों की त्योहार पर हमारे घर आना, हमने बहुत ही सुंदरता से गुड़ियों का सजावट की है। ये सारे प्रचार प्रसार उसने कर दिए, लेकिन जब अंतिम समय में वेंकोजी एंड सन्स का कंपनी के मालिक का पत्र मिला तो लेखक उदास हो गया। अतः हमें स्वयं की बुद्धि पर गर्व नहीं करना चाहिए। इससे हमको क्या सीखना है कि कभी कभी हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, मेरे वैसा कोई नहीं है। इतना गर्व जो करता है उसका अंत अच्छा नहीं होता है, और वही हुआ यहाँ पर। उसने सोचा कि मैंने ऐसे काम किया कि न लगी हींग न लगी फिटकरी, और काम पूरा बन गया। लेकिन काम कैसा बनता है देखिए क्या हुआ उसको। लेखक के होश उड़ गए, उन्होंने अपनी चतुराई पर दुख हुआ। चतुराई यानी चालाकी, यहाँ पर दुख हुआ कि मैं ऐसी चालाकी नहीं करता तो आज मुझे ये समय पर धोखा नहीं खाना पड़ता। अतः हमें स्वयं की बुद्धि पर गर्व नहीं करना चाहिए। लोग अपने आप को मेरे वैसा कोई बुद्धिमान नहीं है, दूसरे तो व्यर्थ लोग हैं। जो अपनी नजरों में दूसरों का कोई भाव नहीं रखता है, वो व्यक्ति एक दिन ऐसा गिरता है कि फिर उसको कभी उठने का भी मौका नहीं होता है। और यही हालत उसमें हुआ। समय की बुद्धि पर गर्व नहीं करना चाहिए, कभी अपनी प्रतिभा का गलत लाभ नहीं उठाना चाहिए। आपकी बुद्धि है तो आप इस बुद्धि को इतना आगे चला लिए, इससे आपके पैरों पर आपने ही कुल्हाड़ी मारी। 4 दिन आपने बहुत मजा कर लिया, लेकिन 5वें दिन आपकी क्या गति हुई वो इस कहानी के माध्यम से आप सुनते हो। अतः हमें स्वयं की बुद्धि पर गर्व नहीं करना चाहिए, कभी अपनी प्रतिभा का गलत लाभ नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो लेने का देना पड़ जाएगा। लेने का देना ये मुहावरा है। हम करने क्या गए और कर हो गया कुछ, और ऐसा हुआ, ऐसी मुंह की मार पड़ा वो कि उसको नजर उठाने को भी अब समय नहीं, इज्जत नहीं रही। तो हमें ऐसे काम कभी नहीं करना चाहिए कि लेने के देने पड़ जा सकते। उसे अपनी पत्नी द्वारा गुड़ियों को अपनी बहन के घर भेजने पर दुखी हो रहा था। अब क्या करें, त्योहार तो अब आ गया, घर में तो जो थी पुरानी वो भी नहीं है, अब क्या करें। इतना दुख हो रहा था, अब तो उसके पास भेजे हुए भी मंगाने के लिए भी उसके पास समय नहीं है। उसने ऐसी गलती पुनः न करने का प्रण किया। सच है, उसने कहा कि आइंदा से आगे से मैं कभी किसी को धोखा देने का कभी न करूं, कभी को नीचे गिराने का न सोचूं। कुछ लोग बहुत अक्लमंद होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इनको हमेशा इनका इंसल्ट करूं, अपमान करूं। लेकिन ये सब चीजें करने वालों को भगवान एक न एक दिन सही सही फल उसको देता ही है, और यही फल लेखक को मिल गया। उसने गलती पुनः, और उसने क्या कि हे भगवान मैं वापस अपनी गलती पुनः नहीं करूंगा, ऐसा प्रण लिया, प्रॉमिस किया, वचन किया, वादा कर लिया। आज जो मैंने गलती की, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैंने उस दुकानदारों से झूठ मूठ की बातों को बताते हुए उसकी प्रशंसा का पात्र बनाने के लिए उसको उल्लू बनाने का सोचा, लेकिन मैं खुद ही बड़ा उल्लू। क्या उल्लू, वो तो कुछ भी नहीं, वो तो दुकानदार तो बेचारा जाके वही है, कुछ नहीं, उसने कभी नाराजगी प्रकट नहीं की, लेकिन नुकसान किसका हुआ, दूसरों को मूर्ख बनाने वाला।
दूसरों को गिराने वाला रियल में जीवन में एक बार वो कहीं ना कहीं जरूर गिरेगा। अपने आप को बहुत समझदार समझा था, आज ऐसी स्थिति बन चुकी थी उसकी कि अब वो पत्नी से, बच्चों से भी नजर मिलाने में चूक रहा था। सच है, दूसरों को मूर्ख समझने वाले व्यक्ति स्वयं ही कभी कभी अपनी चालाकी के शिकार हो जाते हैं। बस अंत में इसका यही कथन निकलता है कि अपनी होशियारी से जो दूसरों को हमेशा गिराते हैं, मूर्ख समझते हैं या मूर्ख बनाते हैं, वो एक दिन इसी के वो खुद शिकार हो जाते हैं, और वो ऐसे शिकार हो जाते हैं कि उस जाल में से निकल भी नहीं सकते। इस कथन से हमको यही सीखना है, यही समझना है कि वेंकट राव की चालाकी से आपने क्या सीखा कि हमें कभी किसी को समझने में भूल नहीं करनी चाहिए। हमेशा दूसरों के ऊपर अपना ही रोब झाड़ना नहीं चाहिए। ऐसे कई लोग होते हैं जो इस प्रकार से करते हैं और वो अपनी चालाकी के शिकार हो जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा हो ही जाता है। इसका आपको पूरा ध्यान रखिए। आज इसी के साथ और एक छोटा सा क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझते हुए आपने हवलदार साहब कैप्टन से क्यों प्रभावित हुए। अब ये बताया गया कि हवलदार साहब कैप्टन से क्यों प्रभावित हुए, क्या गुण था उसमें, क्या विशेषता थी। हवलदार साहब नेताजी का चश्मा कहानी के मुख्य पात्र है। मेन उनके ऊपर ही वो कहानी बनी हुई है, हवलदार साहब और कैप्टन, बाद में कहीं पर थोड़ा पान वाला, पर पूरी कहानी ये हवलदार साहब के ऊपर ही है। केंद्र मुख्य पात्र वे स्वयं बड़े देशभक्त थे, और जो स्वयं देशभक्त होते हैं वही देशभक्ति की कमी को पहचान कर सकते हैं। वे आम लोगों में देशभक्ति की भावना देखकर उनकी मन ही मन में बड़ी सराहना करते हैं। क्या करते हैं, आम लोगों में देशभक्ति की भावना देखकर कि मन ही मन बड़ी सराहना, मन ही मन सराहना करना, ये मुहावरा है। देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी है जो देश के प्रति, नेताओं के प्रति भक्ति रखते हैं, और उनकी भक्ति को जानने वाला वही होता है जो स्वयं देशभक्त हो, नहीं तो वो कहावत हो जाती है, अंदर बंदर क्या जाने अंदर का अदरक का स्वाद, बंदर को क्या पता है। उसी तरह से जिसको देश के प्रति प्यार नहीं है वो देश की भक्ति को क्या समझेगा, और जो देश की भक्ति करता है वही वही व्यक्ति उस देशभक्त को पहचानता है जिन्होंने देशभक्ति की हो। उन्होंने नेताजी की मूर्ति की आंखों पर एक सचमुच चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना था। देखा, नगर पालिका के रास्ते पर एक बड़ी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है, और वो मूर्ति, उन्होंने मूर्ति को एक सचमुच देखा कि चौड़े फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया। उन्होंने सोचा कि इस कस्बे के लोग बड़े देशभक्त हैं। कस्बे यानी एरिया कि नेताजी को जैसी वो पहनते थे वैसी उसने फ्रेम पहना दी। जब पता चला कि मूर्ति का चश्मा अपाहिज कैप्टन चश्मे वाला रोज बदल देता है, उनको पान वाले से पूछा, और जब उसे पता चला कि ये चश्मा रोज रोज बदल कैसे जाता है, तो उसने कहा कि एक कैप्टन है और वह उनका चश्मा रोज बदल देता है। तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाया। किसको प्रसन्नता हुई, हवलदार साहब को प्रसन्नता हुई, लेकिन मजाक किसका, पान वाले ने किसका उड़ाया, मजाक कैप्टन का।
चश्मा वाला रोज बदल देता है उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन का ऐसा हंसकर उसकी मजाक करना, ये हालदार को पसंद नहीं आया, क्योंकि एक देशभक्त के ऊपर हंसना उसका अपमान करना है। उन्हें देशभक्त का मजाक उड़ाया अच्छा ही लगा। हालदार साहब मूर्ति पर तरह तरह के चश्मे बदलते रहते थे। एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखा। उन्होंने पान वाले से पूछा, तो फिर एक बात देखा कि उसके बाद चश्मा नहीं है। रोज उस कोई न कोई कारण से वहां जाते थे, तो पान वाले ने उदास होकर क्या बताया कि कैप्टन मर गया। जो चश्मा लगाता है वो मर गया, इसीलिए आज चश्मा लगाने वाला कोई नहीं। वो एक ही व्यक्ति था इस गांव में जो रोज मूर्ति पर चश्मा लगाता था। हालदार साहब को बड़ा दुख हुआ। हालदार साहब बड़े दुखी थे कि आज मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, कि जो मूर्ति की कमी को पूरी करता था वो देशभक्त क्या हो गया है, मर गया। बाकी लोगों में देशभक्ति नहीं है, इसीलिए वो उस कमी को महसूस नहीं करते। और उस देशभक्त कैप्टन के मरने से हालदार साहब को बहुत दुख हुआ। हालदार साहब बड़े दुखी थे कि आज मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। चौराहा आते ही हालदार साहब की आंखें मूर्ति की ओर उड़ गई। चौराहा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या बच्चों, ये समास शब्द है। चौराहा, चार रास्ते, और वो है दिग्गु समास। बताई थी मैंने आपको कि जहां पर नंबर आता है जिसका पहला अक्षर चार रास्ता, इसका विग्रह करने पर चार रास्ते ये आया, इसीलिए क्या हुआ कि ये दिग्गु समास हुआ। तो चार रास्ते पर जब उन्होंने देखा कि मूर्ति की ओर उड़ गई, मूर्ति के पास जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। आज मूर्ति पर सर एक कुछ दिनों के बाद आते बाद देखते हैं, तो वहां देखते हैं, वहां जाते ही क्योंकि वो नेता को देखते ही क्या हो गए, वो अटेंशन में खड़े हो गए। और वहां देखते हैं कि अरे इनके चेहरे पर तो आज भी चश्मा लगाया हुआ है। उन्होंने यही सोचा कि अब लगाने वाला मर गया तो चश्मा नहीं होगा, लेकिन वहां जाके देखते हैं तो उसके ऊपर एक चश्मा लगा हुआ था। अब ये सरकंडे क्या चीज है, कभी आपने देखा होगा, ये गाय बैल भैंस का जो चारा होता है उसमें जो बड़े बड़े बांस के जो टुकड़े होते हैं सरकंडे, उसको छीलकर अंदर का जो नरम चीज होता है उसको लेकर उसकी काड़ियों से, कभी आपने देखा होगा, उसको राउंड करके बीच में एक लगा करके चश्मे बनाए थे उसने। जैसे वो चश्मा गांधी जी पहनते वैसा चश्मा वो उन लोगों ने बना दिया था और उसके ऊपर उसने लगा दिया था। हालदार साहब भावुक हो गए। भावुक क्या, अरे ये क्या है, किसने इनकी मूर्ति पर कौन दूसरा देशभक्त आ गया जो नेताजी के मूर्ति पर चश्मे की कमी को पहचान रहा है। वो एकदम भावुक हो गए। उनके हृदय में उस देशभक्त के प्रति कि चलो कोई ना कोई और आया है कि जिसको नेताजी के चश्मे की कमी का एहसास हुआ। उनकी आंखें भर आई। उन्हें बच्चों की देशभक्ति पर गर्व हुआ कि चलो एक कैप्टन गया तो दूसरे बच्चों ने इस कमी को जाना, और कमी को वही जानता है जो उस नेताजी को समझता है। इस प्रकार पता चलता कि हालदार साहब एक देशभक्त इंसान थे और वे सभी भारतीयों में देशभक्ति की भावना देखना चाहते थे। कहा कि इससे पता चला कि वह इंसान देशभक्त थे और सभी भारतीयों में देशभक्ति की भावना देखना चाहते थे, कि ऐसे बच्चों में अगर देश के लोगों के प्रति भावना जागृत हो जाए तो जरूर देश में उन देशभक्तों के प्रति ऐसे कई लोग हैं जो उनकी कमी को महसूस करते हैं, एहसास करते हैं और उसकी कमी को वो पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस कथन से, इसी कारण से हालदार साहब कैप्टन से प्रभावित हुए थे, क्योंकि कैप्टन कौन था, एक गरीब
लंगड़ा, अपाहिज, एक मामूली रोज के रोज अपने छोटी सी संदूक में थोड़े से चश्मे रखता था और उस मूर्ति के पास आकर अपना वो चश्मे का स्टैंड खड़ा करता था, उसके ऊपर कुछ चश्मे लगाता था और एक चश्मा मूर्ति पर भी लगाते थे। और अगर किसी को मूर्ति का लगा हुआ चश्मा, वो फ्रेम अगर पसंद आ गई तो वह उसको लेते समय नेताजी से क्षमा भी मांगते थे कि मैं आपको दूसरा लगाऊंगा, ये उनको दे रहा हूँ, लेकिन क्षमा चाहता हूँ। तो ये उसकी भक्ति, ये उसका प्यार, ये सब कुछ देखकर हवलदार साहब बहुत प्रभावित हुए और इसी प्रभावित के कारण से नेताजी ने इस बात को ये समक्ष बताया है कि हवलदार साहब कैप्टन से क्यों प्रभावित हुए थे, और यहाँ पर उनकी भक्ति हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी के साथ आज आपको मैंने कुछ वर्क जैसे क्वेश्चन मैं फिर बता रही हूँ कि संधि शब्द क्या होता है, कि सूर्योदय, सूर्योदय को संधि विच्छेद करना है तो आपका आंसर इसमें आपको 4 दिए जाएंगे, यहाँ पर उसमें आपको एक बताना है और आपका वो आंसर है सूर्य उदय। दूसरा आपका एक क्वेश्चन है कि वह बड़ा बुद्धिमान लड़का है। अब ये बुद्धिमान शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो आपको बताना है कि क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण या विशेषण। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और आपको बताना है कि वो है आपका शब्द बुद्धिमान। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है, युधिष्ठिर डैश धर्म स्वभाव से यक्ष अत्यंत संतुष्ट हुए। उचित कारक चिन्हों की पूर्ति से आपको इस वाक्य को पूरा करना है। कारक चिन्ह तो मैं बताती 8 कारक चिन्ह होते हैं, उसमें आपको दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन में से, में, के, पर। अब आप इसमें से चुनिए और इसको, यानी युधिष्ठिर के धर्म स्वभाव से यक्ष अत्यंत संतुष्ट हुए, इस तरह से आपका ये वाक्य पूरा हुआ। वनवास में आप समास को पहचानिए। वनवास में कौन सा समास है, नाम बताइए। वन में वास, में लगा तो आपको समझना चाहिए कि में क्या है। में उसमें कारक की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए वन में वास ये आपको समास, तत्पुरुष समास हुआ है। ध्यान रखना है आपको कि शब्द को विग्रह करने पर जिस शब्द में कारक चिन्ह की उत्पत्ति होती है वो शब्द आपके लिए समास, तत्पुरुष समास होता है। प्यास के मारे सभी डैश कंठ सूख रहे थे, इसमें सही शब्दों का चयन करना है। आपको बताया है यहाँ पर के, की, का, को। आपका उत्तर होगा प्यास के मारे सभी के कंठ, को नहीं, के, का भी नहीं, की भी नहीं, और इसका आंसर है सही के। बच्चे बच्चे भी रात भर बड़ों के साथ जागते हुए इबादती में लीन होते हैं। इस वाक्य में पुनरुक्ति शब्द क्या है, आपको बताया जाता है, बताई थी मैं कि पुनरुक्ति शब्द किसे कहते हैं, युग्म शब्द किसे कहते हैं, पुनरुक्ति शब्द किसे कहते हैं, और अनेक भिन्नार्थ रूप किसे कहते हैं। इसमें मैंने बताया था आपको, तो भिन्नार्थ रूप एक ही शब्द के 2 अर्थ अलग अलग निकलना है। शब्द वही है लेकिन एक जगह उसका अर्थ दूसरा है और दूसरी जगह में उसका अर्थ दूसरा है, वो है भिन्नार्थ। अब उसमें युग्म शब्द
युग्म शब्द वो होता है जो विलोम शब्द, उठना बैठना आना जाना, नमक मिर्च खाना पीना, ये युग्म शब्द है। अब उसी तरह से पुनरुक्ति शब्द, पुनरुक्ति शब्द वही कहलाता है जो शब्द एक ही शब्द दो बार बोला जाता है, उसे कहते हैं पुनरुक्ति शब्द। तो बताइए कि इसमें आपका शब्द कौन सा है? बच्चे बच्चे भी रात भर बड़ों के साथ जागते हुए इबादती में लीन होते हैं। आपका आंसर है बच्चे बच्चे, ये कर सकते। अब देखिए दूसरा आंसर, इसमें विविध प्रकार से सूचना दी जाती है। अब सूचना को बहुवचन में बदलिए, तो देखिए सूचना नहीं होता, सूचना या नहीं होता, सूचना भी नहीं, और इसका आंसर है सूचनाएं। ना एक के ऊपर चंद्र बिंदु, बहुवचन में ये ध्यान में रखना है कि वो शब्द हमारा बहुवचन होता है। मरणासन संधि विच्छेद कीजिए, मरणासन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। इसका आंसर मरण प्लस आसन्न, ये आपका संधि शब्द होगा। हवा शब्द का पर्यायवाची शब्द, यहाँ तो आपको एक ही दिया है, लेकिन मैंने तो आपको अनेक शब्द बताए हैं हवा के। यहाँ आपको दिया गया है भूमि, आकाश, बादल या समीर, तो आपका आंसर है समीर। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हवा का शब्द समीर, वायु, पवन, गात, ये सभी इसके शब्द होते हैं। ये सभी एक नहीं अनेक शब्द इसमें हिंदी के हैं, जिसको हम लोग व्याकरण की दृष्टि से पर्यायवाची शब्द कहते हैं। संतान डैश कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। किसको कहा है पर? कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। तो यहाँ पर संतान के बाद में जो विभक्ति आना है, जो चिन्ह उचित कारक चिन्ह आना है, वो कौन सा होना है? की, के, को या में। संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है, ये आंसर आपका हुआ। इसी तरह से आप लोगों को ऐसे कई क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको चूज द करेक्ट आंसर में दिए जाएंगे, तो उसको आप उचित तरीके से पढ़कर उसको ध्यान में, 4 आंसर है वहां पर, लेकिन उसमें एक ही राइट है और दूसरा गलत है। तो कौन सा राइट है, कौन सा सही है, उसके नीचे आपको टिक करना है, या उसको आपको ब्रैकेट में भरना है, या उसको ए बी सी जो भी आपके नंबर दिए वो बराबर रखना है। याद रखना, जो आप अगर एक ही आंसर के बजाय दो आंसरों को ए बी सी डी में 4 में से आपने 2 को टिक कर दिया हो, तो आपको एक भी मार्क्स अंक नहीं मिलेगा। इसका आप पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि इसको आप अगर न करोगे तो आपको उसमें ध्यान में लेना ही जरूरी है, नहीं तो आपका वो काम, आपका सही आंसर को भी मान्यता नहीं दी जाएगी। इस बात का पूरा आपको ध्यान में रखकर ही आपका पार्ट भी, यानी जो 20 मार्क्स का जो पेपर है, उसमें आप एक को ही टिक करना है, 2 को अगर करेंगे तो आप का उत्तर को मान्यता नहीं दी जाएंगी। ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। इसी के तौर पर हमें अपने कार्य को करते हुए जो मैंने पढ़ाया था, शायद आप लोगों की समझ में प्रश्न की रचना, प्रश्न पत्र की रचना, प्रश्नों का चुनाव आपने ठीक तरह से समझा होगा, और न समझे तो समझने की अभी भी आपके पास बहुत चांस
अवसर है, आप उसको करिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप अपना आंसर न लिख सकोगे। इस बात का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। चिल्ड्रन, थोड़ा समय कम हुआ आपका, तो अगली बार में आपको उस पॉइंट को मैं पूरा कर लूंगी। हाँ, धन्यवाद आपका।